दोस्तों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने मन में उस अखंड भारत की तस्वीर को सोचिए जिसमें आज का लगभग पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का विशाल पूर्वी इलाका शामिल था। और अब सोचिए कि वो कौन पहला महान सम्राट रहा होगा जिसने हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर समुद्र की लहरों तक इतने बड़े भूभाग को जीता होगा और अपने छत्र के नीचे इसे लाया होगा। मैं बात कर रहा हूं भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट की। कितना दूरदर्शी, कितना पराक्रमी रहा होगा वो सम्राट, कितना बाहुबल होगा उस सम्राट में जिसने उस दौर में ऐसा असंभव कार्य करने का सोचा होगा और उसे करके दिखा भी दिया। अगर वो तलवार पकड़े रहता तो शायद उसकी गिनती सिकंदर या चंगेज खान जैसे शासकों में होती, लेकिन एक घटना ने उसको अंदर से झकझोर के रख दिया और उसने तलवार छोड़ दी। सोचिए, दुनिया के सबसे महान सम्राट ने तलवार छोड़ दी। उसने युद्ध छोड़कर बुद्ध को अपना लिया। सोचिए, वह कैसा प्रलयंकारी क्षण रहा होगा जब एक ऐसा महान विजेता जिसने तलवार की धार से साम्राज्य गढ़ा अचानक विजय त्याग कर देता है। और इतना बड़ा बदलाव, और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े बदलाव को लाने का मादा। दोस्तों, यही मादा हमारे नायक को महान बना देता है। दोस्तों, ये थे भारत भूमि की पहली बार धागे से पिरोने वाले महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक। ऐसे महान सम्राट जिसके सामने बाकी सभी राजा महाराजा सब बौने लगते हैं। इतिहासकार आज भी बिना किसी हिचक के कहते हैं कि यदि भारत को राष्ट्र के रूप में पहली बार किसी ने गढ़ा था तो वे थे महान सम्राट अशोक। लेकिन दोस्तों, अशोक का सफर उतना सरल नहीं था। ये कहानी वैसे सम्राट की नहीं है जो जन्म से ही धर्मराज हो। ये कहानी उस पुरुष की है जिसमें कामाशोक का उन्माद भी था और चंडाशोक की रक्त पिपासा भी। वह अशोक जो युद्ध के मैदान में मौत का पर्याय बन जाता था, और वही अशोक आगे चलकर ऐसे नैतिक सम्राट बनता है जिसे दुनिया आज धम्माशोक के नाम से जानती है। दोस्तों, ये वही अशोक था जो महात्मा गांधी से सदियों पहले अहिंसा, समता और नैतिक शासन की नींव रख चुका था। ये वही राजनीतिक जीनियस था जिसने समझ लिया था कि राज तलवार से नहीं जनमानस से होता है। यही वह धर्म प्रचारक था जिसने बुद्ध धर्म को भारतीय सीमाओं से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रख दिया। और यही वह दूरदर्शी सम्राट था जिसने अपने विचारों को समय की धूल में खोने नहीं दिया, बल्कि शिलाओं पर उकेर दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये समझ सकें कि शक्ति क्या है, मानवता क्या है और राज्य का असली अर्थ क्या है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड एक साधारण राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य निर्माता, एक ऐसे नैतिक पुरुष और एक ऐसे दार्शनिक शासक की यात्रा है जो कामाशोक और चंडाशोक से उठकर धम्माशोक बनता है। आज जानेंगे कि अशोक के हृदय परिवर्तन की वो निर्णायक घड़ी क्या थी, उन्होंने शिलालेख क्यों खुदवाए, उनका धम्म क्या था, और सबसे अहम, क्या अशोक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे तब थे। और हाँ, याद रहे, यूपीएससी GS1 के एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य प्रशासन अशोक के धम्मालेख, धम्म के सिद्धांत और सामाजिक राजनीतिक बदलाव से सीधे प्रश्न पूछता है। इसलिए सिर्फ कहानी नहीं बल्कि परीक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है। तो चलिए करते हैं दोस्तों इस कहानी की शुरुआत, जहां सम्राट अशोक की कामाशोक से धम्माशोक तक की विस्मयकारी गाथा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अशोक की कहानी समझने से पहले उस विरासत को जानना जरूरी है जिसने उन्हें जन्म दिया, और वो विरासत दो असाधारण व्यक्तियों से शुरू होती है, एक योद्धा और एक रणनीतिकार। उनकी कहानी शुरू होती है उस सम्राट से जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति ही बदल दी थी, और ये थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, और उस अद्भुत मस्तिष्क से जिसने ये परिवर्तन संभव किया था, और ये थे आचार्य चाणक्य। दोस्तों, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत के बाद सिंधु की पूर्व की यूनानी शक्ति ढहने लगी थी। ठीक इसी समय उथल पुथल के बीच चाणक्य ने एक युवा चंद्रगुप्त को तैयार किया था। नंद साम्राज्य गिरा और चंद्रगुप्त उत्तर भारत के निर्विवादित सम्राट बन गए। उन्होंने 24 वर्षों के शासन में अपनी सेना लगभग अजेय बनाए रखी थी। 305 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन और पर्सिया का नया शासक सिकंदर की खोई हुई भूमि वापस लेने निकला तो उसे भी चंद्रगुप्त के सामने झुकना पड़ा।
ये वही क्षण था जिसने मौर्यों को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी संभाली उनके बेटे बिंदुसार ने, एक ऐसा राजा जिसके मार्गदर्शक भी चाणक्य ही बने, और बाद में जब चाणक्य नहीं रहे तो उनके शिष्य राधागुप्त ने वही भूमिका निभाई। और इन्हीं राधागुप्त ने एक दिन इतिहास को मोड़ने वाला फैसला लिया और उन्होंने मौर्य साम्राज्य का अगला राजा चुनने में एक निर्णायक दखल दिया। और अब इस पूरे परिदृश्य को समझने के बाद हम पहुंचते हैं उस नाम तक जिसकी छाया मौर्य साम्राज्य के भविष्य को परिभाषित करने वाली थी। आगे बढ़ने से पहले एक और बात को हम समझ लेते हैं। दोस्तों, अशोक के बारे में जानकारी कई सारे स्रोतों से मिलती है, और ये कई सारे स्रोत जो हैं वो शिलालेख, स्तंभ लेख और बौद्ध ग्रंथ जैसे कि दीपवंश, महावंश, अशोकावदान और दिव्यावदान हैं, जिनमें उनके जीवन के विभिन्न संघर्ष और प्रसंग इत्यादि दर्ज हैं। इसके अलावा चीनी यात्रियों फाहियान और ह्वेनसांग के भी वर्णन महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। इसके बावजूद ये याद रखना जरूरी है कि कुछ बातें ठोस इतिहास पर आधारित हैं, जबकि कई विवरण समय के साथ कहानी की तरह जोड़े गए हैं, शायद महानता गढ़ने के लिए। इसलिए अशोक की कथा तथ्य और परंपरा दोनों का मेलजोल बनाती हैं, और इसी से बनी यह एक ऐतिहासिक यात्रा है। अशोक बचपन में कैसे थे या उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, इसके बारे में जो कुछ मिलता है वह अशोक वदना जैसी दंत कथाओं से मिलता है। इसमें उनके पिछले जन्मों जैसे काल्पनिक बातें भी हैं, लेकिन इनके भीतर कुछ ऐसे धागे छिपे हैं जो असली इतिहास तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। कहानी कहती है कि बचपन में अशोक को अपने पिता बिंदुसार का प्रेम कभी नसीब नहीं हुआ। उसका कारण था कठोर, खुरदरा और ना के बराबर आकर्षक स्वरूप। राजमहल की भव्य गलियों में भी वो एक ऐसा राजकुमार था जिसे राजा देखना तक नहीं चाहता था। फिर भी एक दिन बिंदुसार ने अपने सभी पुत्रों को गार्डन ऑफ द गोल्डन पवेलियन में बुलाया, एक तपस्वी पिंगल वत्सजीव के कहने पर। वही तपस्वी जो यह तय करने वाला था कि अगला सम्राट कौन बनेगा। अशोक पहले तो जाना ही नहीं चाहते थे, ये जानते हुए कि पिता उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसकी मां ने उसे मनाया, और उसी क्षण इतिहास चुपके से अपनी दिशा बदलने लगा था। जब अशोक राजधानी छोड़कर निकल रहा था, तभी मंत्री राधागुप्त ने उसे एक शाही हाथी देने की पेशकश की। दोस्तों, भविष्य में यही व्यक्ति अशोक के साम्राज्य का सबसे बड़ा स्तंभ बनने वाला था। बहरहाल बगीचे में पहुंचे सभी राजकुमार लाइन में खड़े थे। पिंगल वत्स ने एक एक को परखा और तुरंत समझ गया कि सिंहासन का असली हकदार कौन है। लेकिन यह बात बिंदुसार को बताकर उसका क्रोध वो लेना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक अजीब सा तरीका निकाला। उसने कहा कि राजा वही बनेगा जिसके पास अच्छा सवार होगा, जिसके पास बढ़िया आसन, बढ़िया पेय, श्रेष्ठ बर्तन और श्रेष्ठ भोजन होगा। और हर बार हर एक मानक पर अशोक ही आगे निकला। बाद में तपस्वी ने अशोक की मां से फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा पुत्र ही अगले युग का सम्राट होगा। और बिंदुसार के गुस्से से बचने के लिए वो चुपचाप राज्य छोड़ करके चला गया। किंवदंतियां भले ही कहती हों कि बिंदुसार अपने इस कुरूप पुत्र को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यही कथाएं ये भी बताती हैं कि इन्हीं बिंदुसार ने अशोक को ताकतवर जिम्मेदारियां भी दी थीं। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए भेजा। यह साबित करता है कि बिंदुसार अशोक की क्षमताओं को पहचानते थे, या शायद उसे राजधानी से दूर रखने के लिए भी उन्हें सीमांत क्षेत्रों में भेज देना चाहते थे। जो भी सच हो, इतिहास इस बात पर एकमत है कि एक अनचाहा सा दिखने वाला ये राजकुमार भीतर से किसी ज्वालामुखी की तरह तैयार हो रहा था, और यही राजकुमार आगे चलकर आर्यावर्त का सबसे महान सम्राट बनने वाला था। कहा जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो कि उस समय भारत का सबसे समृद्ध और रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नगर था, अचानक विद्रोह की आग में जल उठा था। अशोक वदना के अनुसार इस संकट को संभालने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तक्षशिला आज के पाकिस्तान का इलाका है। तक्षशिला उत्तरापथ व्यापार मार्ग में आता था, और सारी समृद्धि, धन और शक्ति जो एक धागे में जोड़ता था, ऐसे नगर में विद्रोह अक्सर सत्ता के लिए चेतावनी की घंटी हुआ करता था। इसलिए अशोक के लिए ये एक सिर्फ मिशन नहीं था, बल्कि एक मौका था जिसमें वो खुद को सिंहासन के लिए योग्य साबित कर सकता था। अब जब अशोक तक्षशिला पहुंचता है तो वहां उसका वो दृश्य देखकर बिल्कुल भौचक रहता है, क्योंकि वहां का दृश्य वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा एक विद्रोही नगर का होना चाहिए।
नागरिकों ने उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उसका गुस्सा राजा से नहीं है बल्कि उन भ्रष्ट मंत्रियों से है जिन्होंने प्रशासन को जहर में बदल दिया है। वह पहला क्षण था जब अशोक ने जनता और सत्ता के बीच की खाई को समझ लिया था। महावंश या महावंसा ग्रंथ के अनुसार इसके बाद अशोक को मध्य भारत में अवंती राष्ट्र यानी आज के उज्जैन में सम्राट का राज प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया गया। यह कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं थी। उज्जैन उस समय मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र था, जहां से व्यापार और राज्य कर्म दोनों चलते थे। और इस घटना के बारे में सुरुमुरी नाम के अभिलेख में जिक्र भी मिलता है। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि उज्जैन जाते समय अशोक विदिशा पहुंच गया और यहां उसकी भेंट हुई देवी नाम की एक सुंदर कन्या से। कुछ ग्रंथों में उसे व्यापारी की बेटी बताया गया है, कुछ में विदिशा महादेवी कहा गया है और कुछ परंपराएं उसे बुद्ध के शाक्य कुल से जोड़ती हैं। संभावना यही है कि शायद बौद्ध लेखकों ने बाद में अशोक के परिवार को बुद्ध से जोड़ने के लिए यह रिश्ता गढ़ा होगा। हालांकि जिन बौद्ध स्रोतों में देवी का जिक्र है वे ये भी संकेत देते हैं कि बाद में बौद्ध आस्था से वो जुड़ी हुई थी। महावंश ग्रंथ के अनुसार देवी ने उज्जैन में ही अशोक को पुत्र महिंदा और 2 वर्ष बाद एक पुत्री संघमित्रा दी, लेकिन अभी तक अशोक सम्राट नहीं बना था। दोस्तों, मगध के सिंहासन पर बैठना अशोक के लिए आसान नहीं था और वह जन्म से उत्तराधिकारी तो थे नहीं और महल के भीतर उत्तराधिकार का संघर्ष धीरे धीरे अपने उबाल पर था, ज्वालामुखी बन चुका था। बिंदुसार ने स्पष्ट रूप से अपने बड़े पुत्र सुशीम या सुशेम को युवराज बना दिया था और जब 274 ईसा पूर्व तक्षशिला में भीषण विद्रोह भड़का तो सुशेम को ही उसे शांत करने के लिए भेजा गया। लेकिन वो बगावत इतनी व्यापक थी कि सुशेम को तक्षशिला में महीनों तक फंसे रहना पड़ा और राजधानी पाटलिपुत्र में इसी दौरान बिंदुसार की बेहद खराब स्थिति हो गई। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि सुशेम को वापस लौटाया जाए और अशोक तक्षशिला की ओर रवाना किया जाए। और यहीं से कहानी में सत्ता राजनीति का गहरा मोड़ लेती है। अशोक के समर्थक मंत्री राधा गुप्त ने इस आदेश को रुकवाने की भरसक प्रयास किया। इतिहासकार बताते हैं कि अशोक ने स्वयं बीमारी का नाटक कर पिता से मांग की कि सुशीम के लौटने तक उन्हें अस्थायी राजा घोषित कर दिया जाए। और ये सुनने के बाद बिंदुसार को जैसे मिर्गी का दौरा पड़ गया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई, जबकि सुशेम अभी भी तक्षशिला में असफल संघर्ष में उलझा रहा। जब सुशेम पाटलिपुत्र लौटा तो चौंक गया। राजधानी के मुख्य द्वार पर पहले से ही अशोक का आधिपत्य था और सुरक्षा यूनानी भाड़े के सैनिकों के हाथों में थी। और यहीं पूर्वी द्वार पर हुआ संघर्ष उस खूनी अध्याय की शुरुआत था जो 4 वर्षों तक चला। महावंश ग्रंथ का दावा है कि अशोक ने पहले सुशेम को हटाया और फिर सत्ता के लिए अपने 99 सौतेले भाइयों का संहार कर लिया। हालांकि कुछ इतिहासकार इस संख्या को किंवदंती यानी कि अतिशयोक्ति बताते हैं और वास्तविक शिकार कुछ ही भाई रहे होंगे ऐसा बताते हैं, क्योंकि स्वयं अशोक के शिलालेख उसके शासनकाल में भाइयों बहनों और परिजनों के परिवारों की देखरेख के लिए नियुक्त अधिकारियों का उल्लेख करता है, जो इस बात का संकेत है कि कई भाई अभी भी जीवित थे। यह इस बात का भी संकेत है कि महावंश का 100 भाई वध वाला विवरण साहित्यिक नाटकीयता का परिणाम है। परंतु यह उतना ही सच है कि उत्तराधिकार का संघर्ष भी तीखा, लंबा और रक्त रंजित था और इसी हिंसक मार्ग से गुजरकर 34 वर्षीय अशोक अंततः मगध के सिंहासन पर पहुंचे थे। अक्सर हम अशोक को सिंहासन पर बैठे उस महान सम्राट अशोक के रूप में देखते हैं जिसने अहिंसा को अपना ध्वज बना लिया था, लेकिन इतिहास के उस गहरे धुंधले कमरे में और भी अशोक छिपे बैठे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अशोक को अपने समय में चंडाशोक और कामाशोक के नाम से भी जाना जाता था? इतिहासकार तारानाथ लिखते हैं कि अशोक के 3 चेहरे थे। पहला था कामाशोक। कामाशोक इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल के कई साल काम क्रीड़ाओं में बिताए थे। अशोक के हरम में कई महिलाएं थीं। ऐसा ऐतिहासिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि अशोक की कम से कम 6 पत्नियां थीं। इलाहाबाद में स्थापित शिलालेख में कौरुआकी या कारुआकी को अशोक की दूसरी पत्नी बताया गया है। अशोक की मुख्य पत्नी थी असंघमित्र, जिनकी अशोक के शासनकाल के 13वें वर्ष में निधन हो गया था। यही वजह थी कि भोग विलास में डूबा हुआ अशोक कामाशोक कहलाया। अशोक का दूसरा चेहरा था चंडाशोक या चंड अशोक, यानी वह अशोक जो दया से नहीं बल्कि डर से पहचाना जाता था। वह चेहरा जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया। श्रीलंका से लेकर उत्तर भारत की परंपराएं एक ही बात दोहराती हैं
कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक का साम्राज्य खून, भय और सत्ता की नुकीली धार पर चलता था। अशोक वदना के अनुसार ये एक ऐसी घटना का जिक्र भी करता है। दरअसल जिन मंत्रियों ने उसे सिंहासनारूढ़ होने की मदद की थी, वे उनके सिंहासनारूढ़ होने के बाद उनके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करने लगे थे। इन मंत्रियों की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए अशोक ने उन्हें हर फूलदार और फलदार वृक्ष को काट डालने का बेतुका आदेश दिया था। मंत्रियों ने सोचा कि ये तो मजाक है, पर अशोक के लिए यह सत्ता कभी मजाक का विषय नहीं थी। जब वे आदेश पूरा नहीं कर पाए तो सम्राट ने खुद तलवार उठाई और 500 मंत्रियों का रक्त उसी दिन बहा दिया। ऐसी ही एक घटना में अशोक ने सजा के तौर पर हरम की तकरीबन 500 औरतों को जलाकर मार डाला। इस घटना ने पूरे महल को समझा दिया कि यह सम्राट चंडाशोक क्यों कहलाता है। वहीं प्रधानमंत्री राधागुप्त ने यह भी समझ लिया कि अगर यह व्यक्ति जनता के बीच अपना यही रूप दिखाता रहा तो सम्राट की छवि खराब हो जाएगी और सत्ता की नींव हिल जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि सामूहिक दंड सम्राट के हाथ में नहीं, एक जल्लाद के हाथ में हो। और तब सामने आया मगध का एक लड़का गिरीक, और वह दावा करता रहता था कि मैं पूरे जम्मू द्वीप को मार सकता हूं। वही आगे चलकर चंड गिरीक कहलाया। उसके अनुरोध पर अशोक ने पाटलिपुत्र में एक कारागार बनवाया। अशोक के नर्क कहे जाने वाला वह कारागार बाहर से किसी महल जैसा दिखाई देता था, लेकिन इसके अंदर ग्रीक कैदियों को बेरहमी से प्रताड़ित करता था। 5वीं शताब्दी के चीनी यात्री फायान लिखते हैं कि अशोक स्वयं पाताल लोक गया था और फिर इन्हीं से प्रेरित होकर उसने अपनी नर्क जेल बनवाई थी। 7वीं शताब्दी के यात्री वेनसांग भी दावा करते हैं कि उसने अशोक के नर्क स्थल को चिन्हित करने वाला एक स्तंभ देखा था। महावंश भी अशोक के इसी पक्ष को स्वीकार करता है कि अशोक पहले चंडाशोक कहलाता था, परंतु श्रीलंकाई साहित्य उसके अत्याचारों के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताता। यह केवल इतना कहता है कि उसने सिंहासन पाने के लिए 99 भाइयों को मार गिराया था। पर आज इतिहासकार मानते हैं कि अशोक को अत्यधिक क्रूर और दुष्ट दिखाने का एक ही उद्देश्य था, और यह था बौद्ध धर्म की शक्ति और अशोक के परिवर्तन को चमत्कार जैसा दिखाना। इसलिए उसकी क्रूरता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और उसके परिवर्तन को दिव्य बनाकर दिखाया गया। लेकिन उसकी कहानी का दूसरा हिस्सा भी बाकी है, जहां कामाशोक और चंडाशोक मरता है और धम्माशोक जन्म लेता है। अब आगे हम जानेंगे कि कैसे वह व्यक्ति जो काम वासना में डूबा हुआ था और जिसे इतिहास ने रक्त में रंगा हुआ बताया, अचानक करुणा और धर्म का राजा बन गया। दोस्तों, चंडाशोक की कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी, अभी तो उसका असली उफान आने वाला था। अशोक के प्रमुख शिलालेख 13 के अनुसार सिंहासन पर बैठने के 8वें वर्ष उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन यह युद्ध नहीं था, यह एक मृत्यु भोज था। 1 लाख लोग अशोक की सेना की तलवारों के नीचे गिरे पड़े थे। 1 लाख लोग युद्ध के बाद की भयावह परिस्थितियों में समाप्त हो गए और तकरीबन 1.5 लाख से अधिक बंदी बना लिए गए या फिर निर्वासित कर दिए गए। इतिहासकार पैट्रिक ओलिवेल लिखते हैं कि उस समय कलिंग की जनसंख्या तकरीबन 9,75,000 थी। यानी हम उस समय की कुल जनसंख्या का 10 लाख भी मान लें तो मृत्यु का आंकड़ा अकेले जनसंख्या का 20% के आसपास था। और अगर बंदियों को भी जोड़ लें तो लगभग 35%, यानी 1/3 से भी ज्यादा लोग इस युद्ध में प्रभावित हुए थे। यह युद्ध नहीं बल्कि एक संगठित नरसंहार था और इसकी परछाई सीधे अशोक की आत्मा पर जा गिरी। युद्ध समाप्त हुआ, पर चंडाशोक की जीत उसके भीतर कहीं हार बनकर उसे कुरेदने लगी। कलिंग की धरती पर पड़ा हर एक शव मानो उसकी चेतना पर एक तेज गहरा घाव बनकर चिपक गया, और पहली बार वो आदमी जिसने सत्ता को हिंसा की भाषा में समझा था, उसके भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस होने लगा। एक क्षण में अशोक और चंडाशोक की तलवार को उसकी आत्मा की ओर मोड़ दिया। यही वो समय था जब उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि यह विजय मेरे लिए विजय नहीं है, यह मेरे पापों का पहाड़ है। कलिंग का युद्ध चंडाशोक की कहानी का अंत था और धम्माशोक की शुरुआत थी। यहीं से शुरू हुआ मोड़ जिसने इतिहास का चेहरा बदल दिया। अशोक अब बुद्ध के दर्शन में एक शरण, एक मरहम, एक मार्ग खोजने लगा था। उन्होंने घोषणा की अब वो किसी देश की विजय के दौरान नरसंहार, मृत्यु और निर्वासन जैसे दर्दनाक और निंदनीय जैसे चीजों को आगे नहीं अपनाएंगे, क्योंकि अब वो इसे निंदनीय मानते हैं। धार्मिक लोगों और गृहस्थों को हुई पीड़ा को वो और भी अधिक निंदनीय मानते हैं।
युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने शासन को धीरे धीरे बुद्ध की नैतिकता की ओर ढालना शुरू कर दिया। वो सिर्फ राज सिंहासन पर सम्राट नहीं था, वह जनता के बीच उतरने वाला राजा बना। वह बोलता था, समझता था, लेकिन उसके शब्द सीमित समूह तक ही पहुंच पाते थे और तब उसे अपनी आवाज को समय की दीवारों पर अंकित करना था, ताकि उसकी सीख सिर्फ सुनी ना जाए बल्कि सदियों तक पढ़ी जाए। और इसीलिए शुरू हुई एक अद्वितीय परंपरा, अभिलेखों की परंपरा। पत्थरों पर, स्तंभों पर सम्राट ने अपना मन उकेरना शुरू किया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सन 1750 में टी फैंथेलर ने सबसे पहले अशोक के दिल्ली के मेरठ अभिलेख को खोजा था और वहीं सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इन अभिलेखों को डिकोड करके समझा था। अभिलेखों को समझने के लिए पहले मौर्य साम्राज्य की संरचना को समझना जरूरी है, तो आइए पहले उसको समझते हैं। अशोक का शासन अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु तक फैला हुआ था और इतनी विशाल भूसीमा में एक ही आदेश को सब तक पहुंचाना ये कोई आसान काम तो था नहीं। इसलिए अशोक ने सबसे ज्यादा भरोसा चट्टानों पर किया और यही कहलाए शिलालेख। शिलालेख दो फायदे देते थे। पहला, सार्वजनिक पहुंच, जो भी वहां से गुजरता था वो संदेश पढ़ लेता था। और दूसरा था स्थायित्व। न आग, न पानी, युद्ध, कुछ भी इसको मिटा नहीं सकता था। शिलालेखों की मुख्य विशेषताएं अगर समझें तो इन्हें खुली जगहों में, पहाड़ी ढलानों पर, तटीय इलाकों पर, पास और व्यापारिक मार्गों के पास कहीं पर भी खुदवाया जा सकता था। इनकी भाषा उस क्षेत्र की आम भाषा रखी गई, जैसे उत्तर भारत में प्राकृत ब्राह्मी, उत्तर पश्चिम में आर्मेइक और ग्रीक तक। इनका उद्देश्य था अशोक के धम्म को जनता की जिंदगी का हिस्सा बनाना। अब ये समझिए शिलालेखों में लिखा क्या गया था। इनमें अशोक की नीति, उन्हें अपराध, उनके खुद के अपराध, अपने सुधार और अपनी सीख, ये सब कुछ उसमें लिखा गया था। यही वो स्वीकार करते हैं कि कलिंग के नरसंहार से उनका हृदय अत्यंत द्रवित हो गया था और वे घोषणा करते हैं कि अब वह विजय तलवार से नहीं, धम्म से करेंगे। इनमें पशु हत्या कम करने का आदेश, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, परिवार में बुजुर्गों के प्रति सम्मान, न्यायिक प्रक्रिया को, मानवीयता को बढ़ावा देना, अधिकारियों को जनता के सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने का आदेश देना जैसे तत्व शामिल थे। और इसमें जनता से आग्रह किया गया था कि धम्म का पालन करें, यानी नैतिक शांतिप्रिय जीवन जिएं। ये ऐसे संदेश थे जिन्हें आज की भाषा में हम जनता के लिए जनरल गाइडलाइंस कह सकते हैं। अशोक के सबसे प्रभावशाली विचार 12वें शिलालेख में हैं, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया गया है। अशोक इसे वाक संयम कहते हैं। शिलालेख में कहा गया है, जो कोई अपने धर्म में अतिशय भक्ति के कारण इसका गुणगान करता है और अन्य धर्मों की निंदा करता है, वो वास्तविक रूप में अपने ही धर्म को हानि पहुंचाता है। इसलिए विभिन्न धर्मों के बीच मेलजोल होना चाहिए। सभी धर्मों को दूसरों के विचारों को सुनना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, शायद यही वजह है कि इतिहास में अशोक को महान होने का दर्जा दिया गया, क्योंकि वो उस समय भी जोड़ने की बात कर रहे थे। अब आप ये ध्यान रखिए कि शिलालेखों का उद्देश्य धर्म का प्रचार करना नहीं था, बल्कि नैतिक सामाजिक अनुशासन स्थापित करना था। इसलिए इसे अशोक ने धम्म कहा, ना कि कोई धार्मिक सिद्धांत। अब आते हैं लघु शिलालेखों पर। इसमें वह और ज्यादा निजी हो जाते हैं। यहां अशोक पहली बार सार्वजनिक रूप से बताते हैं कि वो बौद्ध बन चुके हैं। वो बताते हैं कि धम्म का मार्ग कठिन है, लेकिन मैंने इसे अपनाया है और तुम्हें भी अपनाना चाहिए। इन लेखों में वह पश्चाताप को लगभग स्वीकारोक्ति की तरह दर्ज कराते हैं। यही वजह है कि उन्हें इतिहास का सबसे ईमानदार राजनीतिक दस्तावेज बताया गया है। अगर संक्षेप में कहें तो बड़े शिलालेखों में विस्तृत नीति हैं, जबकि छोटे शिलालेखों में संक्षिप्त नैतिक निर्देश हैं। दोस्तों, अब हम आइए आगे समझते हैं स्तंभ लेखों के बारे में। स्तंभ लेख शिलालेखों से थोड़े अलग होते थे। ये कोई प्राकृतिक सतह नहीं है। इसे कुशल कारीगरों ने चुन चुनकर एक ही पत्थर से गढ़ा है, यानी ये एकाश्मक अभिलेख कहलाते हैं। यही वजह है कि इन्हें मौर्य कला की उत्कृष्ट मिसाल कहा जाता है। जैसे अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ देख लीजिए, आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वह। अब बात आती है स्तंभ लेख बनाए क्यों गए। स्तंभ लेख उन स्थान पर लगाए गए थे जहां व्यापारिक मार्ग मिलते थे, या धार्मिक स्थल होते थे, या प्रशासनिक इकाइयों का यह केंद्र होता था, या फिर स्थानीय जनता
की आवागमन की संख्या ज्यादा होती थी। अशोक चाहता था कि उसकी मुख्य नीतियां यहां से होकर गुजरने वाले हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे। अब स्तंभ लेखों में क्या क्या लिखा होता था, तो इसके बारे में अगर देखिए तो अधिकांश आदेश प्रशासनिक प्रकृति के हुआ करते थे, जैसे धम्म अधिकारियों यानी धम्म महामात्रों को निर्देश, प्रशासन में नैतिक मानदंड, जनता और अधिकारियों के बीच व्यवहार और नियम, कैदियों के प्रति दया और न्यायालयों में सुनवाई संबंधित दिशा निर्देश इसमें लिखे जाते थे। एक बात और ध्यान रखिए, शिलालेख जनता के लिए थे, स्तंभ लेख प्रशासन के लिए थे। ये महत्वपूर्ण अंतर है। अब अंत में हम समझ लेते हैं गुहा लेखों को यानी गुफा लेखों को। गुहा लेख अशोक के अभिलेखों का तीसरा प्रकार है, लेकिन इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। ये अभिलेख राजनीतिक या प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि धार्मिक संरक्षता से जुड़े हुए हैं। गुहालेख कहाँ पाए जाते हैं? अगर इसका उत्तर ढूंढें तो मुख्यतः बराबर, नागार्जुनी, सीतामढ़ी और रामगढ़ की पहाड़ियों पर ये पाए जाते हैं। दोस्तों, इन गुहालेखों का महत्व भी बहुत अच्छा हुआ करता था। दरअसल ये अभिलेख बताते हैं कि अशोक सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रचारक नहीं थे, साथ ही वो अन्य संप्रदायों, खासकर आजीविकों को भी संरक्षण देते थे। और ये मौर्य प्रशासक की धार्मिक सहिष्णुता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसका स्वर आदेश वाला नहीं, बल्कि दान पत्र जैसा होता है। दोस्तों, अशोक अपने लेखों को लेकर इतना ईमानदार था कि उसने अपने संदेशों को प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखवाया है, जो कि उनके पूरे साम्राज्य में बोली जाती थी। हालांकि कुछ शिलालेख ग्रीक और आर्मेइक लिपियों में भी लिखे हुए मिलते हैं। इसके बाद के वर्षों में अशोक की धार्मिक आस्था चरम पर थी। इनका धार्मिक समर्पण इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अपना पूरा राजकोष खाली कर दिया। बौद्ध कथाओं के अनुसार उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया। एक किताब है द ग्रेट तांग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन। उसमें लिखा गया कि जब अशोक बीमार थे और अपनी मृत्यु शैया के बेहद करीब थे, तो उन्हें पता था कि वो अब जीवित नहीं बचने वाले हैं। तब वो अपने सारे रत्न और जवाहरात अच्छे कामों के लिए दान दे देना चाहते थे, लेकिन तब उनके मंत्री सत्ता पर काबिज हो चुके थे और उन्होंने उन्हें वो कुछ नहीं करने दिया जो वो करना चाहते थे। बाद में 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई और एक महानतम सम्राट ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब खुद सोचिए कि इतने महान सम्राट का साम्राज्य इसके बाद कैसा होना चाहिए था। शायद इससे भी ज्यादा सुंदर और इससे भी ज्यादा पावरफुल, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दोस्तों, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन किसी अचानक आई आपदा की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे बुझती लौ की तरह हुआ। किसी विशाल साम्राज्य को चंद्रगुप्त ने स्थापित किया और जिसे अशोक ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने युद्धों, अपने पछतावे और अपने शांति पथ और दृष्टि से अखंड बनाया था, वही साम्राज्य उनके उत्तराधिकारियों के हाथों में टिक न सका। अशोक के बेटे और उसके पोते थे तो मौर्य वंश के ही, लेकिन उनमें चंद्रगुप्त और अशोक जैसी क्षमता, दूरदर्शिता और नेतृत्व की ताकत नहीं थी। उनका शासन भी बहुत छोटा रहा था। सबसे दुखद ये कि जिस तरह अशोक ने अपने विचारों और धम्म की नीति को शिलालेखों पर अमर कर दिया, उसके बाद आने वाले शासकों में वैसी लेखन दृष्टि बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कोई शिलालेख नहीं छोड़ा, कोई संदेश नहीं छोड़ा। उनके विचार इतिहास की दीवारों पर कहीं दर्ज नहीं दिखाई देते और परिणाम यह हुआ कि अशोक के बाद पूरा का पूरा साम्राज्य विभिन्न दावेदारों में बंट गया और मौर्यों की केंद्रीय सत्ता मिट्टी की तरह उंगलियों के बीच से रेत बनकर फिसलती चली गई। लेकिन असली विडंबना समय ने खुद रच दी थी। भारत की भूमि में धीरे धीरे प्राकृत भाषा का उपयोग समाप्त होता गया। ब्राह्मी लिपि गायब होती गई। लोग उन पत्थरों पर खुदे संदेशों को पढ़ना ही भूल गए जिसमें एक महान सम्राट की आवाज कैद थी। मानो इतिहास ने अशोक को धूल में मिला दिया था। एक ऐसा राजा जो अपने समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक था, वह आने वाली सदियों में लगभग गुमनाम हो गया था। लेकिन फिर इतिहास ने अचानक एक करिश्माई मोड़ लिया। 19वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकार विलियम जोन्स और जेम्स प्रिंसेप सामने आए और उन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिकोड करके दुनिया के सामने एक बार फिर से इन शिलालेखों पर सदियों से लोग केवल पत्थर जो देखते आए थे, उसमें अशोक जैसे महान सम्राट की जो शिक्षाएं छिपी थीं, उसे उजागर किया। इस खोज ने भारतीय इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। अशोक एक बार फिर से जीवित हो उठे, समय की गहराइयों से उभर कर। और इस बार हमने अशोक को भूलने नहीं दिया और अशोक को उसी सम्मान का वादा किया जिसके वो हकदार थे।
अब याद कीजिए 1947 का वह ऐतिहासिक क्षण जब भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था। आजादी से 1 महीने पहले संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में अशोक का चक्र रखने का प्रस्ताव पेश किया था। नेहरू ने कहा कि हम केवल अशोक के प्रतीक को ध्वज में नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि उस आत्मा को अपनाने जा रहे हैं जो भारत ही नहीं पूरी मानवता के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यही क्षण था जब अशोक को आधुनिक भारत के आध्यात्मिक संरक्षक जैसा सम्मान मिला। संसद भवन के ऊपर 4 सिंग वाला स्तंभ देखा है ना आपने? भारत ने उसको अपने सर माथे से लगा लिया है। अशोक का 4 सिंह स्तंभ आज केवल भारत का राजकीय चिन्ह नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, नैतिक शक्ति और एकता का प्रतीक। ऐसा लगता है जैसे समय ने एक दौर में भुला दिया था इसे, और उसी अशोक को नए भारत ने अपनी पहचान के केंद्र में सबसे गर्व से स्थापित कर दिया। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या अशोक आज भी प्रासंगिक है? दोस्तों, हालत ऐसे हैं कि आज अशोक पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। अशोक आज इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि उनकी धार्मिक सहिष्णुता, वाक संयम और समाज को जोड़ने वाली सोच वही है जिसकी 21वीं सदी को सबसे ज्यादा जरूरत है। उनके विचार थे कि अपना धर्म महान बताने के चक्कर में दूसरे धर्म को मत कोसो, इससे नुकसान तुम्हारे अपने धर्म को ही होता है। ये सिद्धांत आज भी उतना ही सच है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया की एक पोस्ट से समाज बंट जाता है और छोटी सी अफवाह से नफरत की आग फैल जाती है। आज धर्म के नाम पर जितनी हिंसा हो रही है, उसके मूल में यही है कि उनका धर्म ही श्रेष्ठ है। आज भी जब किसी शहर में 2 समुदाय आपस में टकराते हैं या किसी त्योहार के दौरान आपस में तनाव बढ़ जाता है, सरकार और समाज को यही करना पड़ता है जो अशोक ने तकरीबन 2300 साल पहले कहा था। पहले सुनो, फिर समझो और फिर सम्मान करो। चाहे दिल्ली दंगों जैसी घटनाएं हो, सोशल मीडिया ट्रोलिंग या किसी धार्मिक स्थल पर विवाद, हर जगह समाधान उसी से निकलता है जहां संवाद, सहनशीलता और आपसी सम्मान पैदा होता है। इसीलिए कहा जाता है अशोक इतिहास के ही नहीं, वर्तमान के भी सम्राट हैं, क्योंकि उनकी हर बात आज भी 100% लागू होती है। दोस्तों, अशोक महान इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्होंने पूरे भारतवर्ष को जीता था या अपनी तलवार से दुश्मनों को परास्त कर दिया था। ये महान इसलिए थे क्योंकि इन्होंने जीत की परिभाषा ही बदल दी थी। अशोक ने समझा था कि असली ताकत उस खून से नहीं आती जो युद्धभूमि में बहता है, बल्कि उस करुणा से आती है जो किसी राजा को अपनी प्रजा के दिलों तक पहुंचा देती है। अशोक महान इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने जीत को जमीन पर नहीं बल्कि दिलों पर मापा और ऐसे युग में नैतिक शासन की नींव रखी जहां दया और न्याय को ताकत माना जाता था, कमजोरी नहीं। अगर आप देश सेवा IAS IPS बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी UPSC CSC की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का, क्योंकि अब स्टडी IQ IAS हिंदी लेकर आया है UPSC IAS की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सोल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर, क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी IQ का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। GS फाउंडेशन, CSET, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर, और सबसे खास बात 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी IGP, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट।
तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी IQ ऐप।